सो हेलो नमस्कार। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज इन लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसमें हमने कवर किया था रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्लस द ट्रांजिशन फ्रॉम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तक हम कैसे आए, वो भी इंडियन कंटेक्स्ट में। उसी के साथ हम थोड़ा सा इसमें ये भी स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी का। तो सबसे पहले आता है हमारा रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसका ओरिजिन क्या है। तो इसका ओरिजिन है केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता के बहुत सारे केस हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा कीवर्ड से ओलियम गैस लीक के। तो इसमें होता क्या है कि एक प्लांट होता है श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स का, जो कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स के अंडर होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें से एक लीक हो जाती है। कौन सी गैस हो जाती है? ओलियम गैस लीक हो जाती है। जिससे क्या होती है, एक एडवोकेट होता है जो कि हजारी कोर्ट, जो कि दिल्ली में वहां प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब इस केस में क्या होता है, कोर्ट बोलता है कि 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी आया, जिसमें हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल अप्लाई किया, उसके तुरंत एक साल बाद ही हमारा ये केस हुआ। तो कोर्ट बोलता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर इट इज वेरी इजी। मतलब आप कोई भी पांच डिफेंसेस जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे, तो आप कोई भी वो पांच डिफेंसेस यूज करके वेरी इजीली लायबिलिटी को क्या कर सकते थे, वेव कर सकते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। कोर्ट ने कौन सा प्रिंसिपल लिया? कोर्ट ने नया प्रिंसिपल इन्वोक किया, जिसका नाम था रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पहले जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी था उसमें सर्टेन डिफेंसेस थे, लेकिन अब इस एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी डिफेंस नहीं होगा एंड दे आर एब्सोल्युटली लायबल फॉर द एक्ट। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो इसके बाद हम आते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस। ये बहुत लैंडमार्क केस है, हमेशा आता ही आता है। तो इसमें हुआ क्या था, भोपाल गैस ट्रेजेडी में 2-3 दिसंबर की बात थी 1984 में। तो वहां पे एक यूसीसी यूनियन कार्बाइड कंपनी नाम का एक प्लांट। तो उसमें से क्या होता है, उसमें से एमआईसी मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो जाती है। उस गैस के लीक होने से अप्रोक्सीमेटली 3000 प्लस डेथ्स होते हैं, और 6 लाख प्लस पीपल क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो अब इस केस में क्या आता है कि इसमें अब नॉर्मली होता क्या है कि यूनियन रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन इसमें एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था। क्या था? भोपाल गैस ट्रेजेडी प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट नाम का एक एक्ट बनाया था, जिसके अंदर यूनियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप सारे क्लेम्स को वेरीफाई करें और सारे क्लेम्स इनको दिलाएं। तो इसमें होता है क्या है, यूनियन किसको सू करता है? यूनियन सू करता है यूनियन कार्बाइड कंपनी का। लेकिन इसका एक्चुअल ऑफिस कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में। तो अब उसमें क्या आता है, जुरिस्डिक्शनल डायलेमा हो जाता है। और वहां का जब हम लोग न्यूयॉर्क में यूनियन जाता है, तो वो बोलते हैं इंडियन कोर्ट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस। तो अब क्या करते हैं, यूनियन क्या करती है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 350 करोड़ की पेनल्टी देता है यूसीसी को। उसके बाद यूसीसी कहाँ जाता है? यूसीसी जाता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उसको रिड्यूस कर देता है 250 करोड़ पे। और इसी के साथ ये चलता जाता है 4-5 साल बाद। तो इन दोनों के बीच में एक कंसेशन है, होता है, एग्रीमेंट होता है। तो उसमें ये जो अमाउंट होता है वो होता है 750 करोड़ पे, ये सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये था हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, जिसमें कौन सी रूल यूज किया गया था? रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यूज किया था। उसके बाद हमारा दूसरा केस कौन सा आया था? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ओलियम गैस लीक केस था। इसमें कौन सी डॉक्ट्रिन यूज की गई थी? इसमें रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को यूज किया गया। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे कैसे। हमने सबसे पहले कौन सा केस पढ़ा? रायलैंड वर्सेस फ्लेटचर का, जहां पे सर्टेन कंडीशंस थी। क्या कंडीशन थी? फर्स्ट, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। दूसरी क्या थी? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड के साथ वो चीज एस्केप होनी चाहिए आपकी लैंड से। थर्ड क्या होना चाहिए? डैमेज होना चाहिए। और इसी के साथ साथ सर्टेन एक्सेप्शंस थे। लेकिन जब हम लोगों ने इसको इंडियन कंटेक्स में देखा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम वाले केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की डॉक्ट्रिन है, ये बिल्कुल आउटडेटेड है मॉडर्न हजार्ड्स के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी इजली इन एक्सेप्शंस के अंदर क्या ले आएगी, अपनी कंडक्ट को ले आएगी, और उसके साथ लायबिलिटी को वेव कर देगी। इसीलिए क्या जरूरत थी? एब्सोल्यूट लायबिलिटी की जरूरत थी। मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसमें कोई एक्सेप्शंस ना हो और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा। तो ये आया था हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऐसे आया। और अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। पहला प्रिंसिपल क्या है? एंटरप्राइज की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज हैजार्डियस, इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्रीज या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में डील करती है जो बहुत ज्यादा डेंजरस है नॉर्मल नेचर में, तो उनको क्या करने पड़ेंगे, उनको हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा।
और ये लायबिलिटी क्या होगी, ये लायबिलिटी नॉन डेलिजिबल, आप उसको किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। और अगर इस केस में डैमेज होता है तो कंपनसेशन मैंडेटरी है, कोई आप एक्सेप्शंस नहीं ले सकते। कंपनसेशन किसकी कैपेसिटी से, इंटरप्राइज की कैपेसिटी के ऊपर होगी। इसी के बाद सर्टेन इंश्योरेंस एक्ट भी बनाया गया था जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट इस कॉम्पनसेशन में दिया जाता है। और इसके बाद हम आते हैं डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस बहुत जरूरी है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एक्चुअल डिफरेंस है। एक्सेप्शंस की बात करें, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 5 एक्सेप्शंस थे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं। ओरिजिन की बात करें, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ओरिजिन क्या है, रायलैंड वर्सेस फ्लेटचर 1868 का केस लॉ था, इंग्लिश कॉमन लॉ का। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ओरिजिन क्या है, इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसका फोकस क्या था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की सर्टेन कंडीशंस थी जैसे कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, एस्केप फ्रॉम दैट लैंड एंड डैमेज। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या है, कंपनी और एंटरप्राइज को हैजार्डियसली और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़े। तीसरा क्या था, इसका स्कोप क्या है। दूसरा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो हमारी होगी ना, वो स्पेसिफिक सिनेरियोज के लिए यूज होगी, हजार्डियस सब्सटेंसेस के लिए। लेकिन जब हम लोग एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करेंगे ना, तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज पोजिंग पब्लिक रिस्क, जैसे केमिकल हो गया, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गया। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो कि एक पब्लिक रिस्क को जनरेट करती है ऐसे डेंजरस एक्ट्स को इन्वॉल्व करके, तो उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होगा। तो इसीलिए इसकी स्कोप थोड़ा ज्यादा होता है एक्ट्स को कवर करने। और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ था, स्टेट लायबिलिटी, प्लेंटिफ मस्ट प्रूव एस्केप ऑफ ए डेंजरस सब्सटेंस, प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ऐसा नहीं होगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। हार्म हुआ, हार्म को आपने प्रूफ कर दिया, आपने जैसे ये प्रूफ किया हार्म हो गया, लायबिलिटी क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ केयर बहुत हाई था यहाँ पे। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कॉम्पनसेशन किसके बेस्ड होके, एक्चुअल हार्म जो कि हुआ है, एक्सेप्शंस वगैरह इस लायबिलिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा केस एब्सोल्यूट लायबिलिटी में नहीं। तो ये थे हमारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के डिफरेंस। तो हम लोग अब कुछ मॉडर्न केसेस भी देखते हैं जो इसके ऊपर आए थे फिर बाद में रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के। तो पहला केस था इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें एक होता है क्या है, एक बिचरी नाम की विलेज होती है राजस्थान, उसमें एक इंडस्ट्री होती है, वहां से क्या रिलीज होता है, एच एसिड। एच एसिड जो डाई का इंटरमीडिएट की तरह यूज करते हैं, और सल्फ्रिक एसिड ये रिलीज होता है। तो इसकी वजह से वहां पे जो रह रहे लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा इलनेस वगैरह आती है और बहुत सारा डिसीजेस वगैरह होती है। तो इसलिए इस केस में कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल किया था, और पॉल्यूशन की वजह से भी, इसकी वजह से जो भी पॉल्यूशन हो रहा था इन्वायरमेंट को, उसके लिए भी एब्सोल्युटली लायबल हो। दूसरा केस था क्लॉस मिटल बाचेट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड। तो इसमें होता क्या है, जर्मन को पायलट होता है, इंडिया में आया हुआ होता है, और एक 5 स्टार होटल में, ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड ऐसे करके था, तो उस वहाँ पे स्टे था उसका। तो होता है क्या है, वो वहाँ के स्विमिंग पूल में डाइव करने के लिए जब करता है, तो वो स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर कुछ तो सही से नहीं बना, और जैसे ही वो डाइव करता है, वो वहाँ पे उसके सिर में लगते हैं और वो पैरालाइज हो जाता है, जिसके 13 डेज, 30 डेज और 13 मंथ्स बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें कंडीशन क्या आती है, क्या था, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव पूल था। पूल की कंडीशन क्या थी, डिफेक्टिव थी। तो इसीलिए कोर्ट क्या बोलता है इसमें कि यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगेगी। एक 5 स्टार होटल था, 5 स्टार होटल में क्या स्टैंडर्ड ऑफ केयर बहुत ज्यादा हाई था, आपने वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी इन्वोक होगी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन्वोक। तो ये था हमारा रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसी के बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ लायबिलिटी जो कि होती है वाइकेरियस। तो होता है क्या है कि हर पर्सन अपने एक्ट के लिए लायबल हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, वो पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो ऑथोराइज है, तो जो पर्सन उस एक्ट को ऑथोराइज कर रहा है वो भी लायबल होगा, और जो वो एक्ट कर रहा है वो भी लायबल। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास कौन सी लायबिलिटी आती है, वाइकेरियस लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अनदर पर्सन ड्यू टू स्पेसिफिक रिलेशनशिप। तो जो एक्ट को ऑथोराइज किया, ये एक्ट कैसे ऑथोराइज होगा, स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स के थ्रू होगा। तो पहली रिलेशनशिप है प्रिंसिपल एजेंट की, दूसरी है पार्टनर्स की, तीसरी है मास्टर सर्वेंट। और इस पूरे कंसेप्ट का जो हमारा प्रिंसिपल है, वो किस पे बेस्ड होगा, रिस्पोंडिएट सुपीरियर, विच मींस लेट द प्रिंसिपल आंसर। क्योंकि हम लोग बेसिकली देखते क्या है कि अगर कोई सर्वेंट या फिर कोई एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, सर्वेंट मास्टर के लिए काम कर रहा है, जैसे डे टू डे एक्टिविटीज में, तो इसमें अल्टीमेट बेनिफिट किसका हो रहा है,
जो उस जिसने उसको हायर किया है, प्रिंसिपल है एजेंट के केस में, मास्टर है सर्वेंट के केस में, तो जिसने अल्टीमेटली हायर किया बेनिफिट उसको जा रहा है। तो अगर आपको पूरा बेनिफिट मिल रहा है तो लायबिलिटी भी तो आपको शेयर करनी पड़ेगी ना। तो इसी कंटेक्स्ट के ऊपर बेस है हमारा रूल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट की रिलेशनशिप का जो डॉक्ट्रिन है वो ऐसे है दैट यू फेस इट पर एलियम फेस इट पर से, दैट एक्ट्स ऑफ एन एजेंट्स आर एक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब जो भी एक्ट एजेंट का होगा वो ये माना जाएगा कि ये एक्ट किसका है, प्रिंसिपल का। लेकिन वो एक्ट कैसा होना चाहिए, वो एक्ट ऑथोराइज एक्ट होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये ऑथोराइज एक्ट था किसका, एजेंट का। ऑथोराइज किसने किया, प्रिंसिपल ने किया। तो अगर ये ऑथोराइज एक्ट में एजेंट कोई टॉर्ट कमिट करता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो इस लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाइंट एंड सेवरल। मतलब वो दोनों प्रिंसिपल और एजेंट एक साथ लायबल है, और सेपरेटली प्रिंसिपल भी लायबल है, एजेंट भी लायबल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। तो इसका केसेस हम देखते हैं, लिलॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। तो इस केस में होता क्या है, एक विडो होती है जिसके पास दो कॉटेजेस होते हैं। तो वो क्या करती है, उन कॉटेजेस को बेचना, मतलब उन कॉटेजेस से इनकम लेना चाहती थी और एक्स्ट्रा। तो वो क्या करती थी, एक कंपनी में जाती है, वहां पे एक एजेंट होता है, उस एजेंट से बोलती है कि मुझे सेवरल वे दिखाओ कि मैं इसको ऐसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा कैसे सकूं अपने कॉटेजेस में। तो वो एजेंट क्या कर सकता है, वो एजेंट करता है गिफ्ट डीड करा लेता है। अब उसने अपने नाम पे क्या करा, गिफ्ट डीड करा लिया। तो ये एक्ट तो था एजेंट का, लेकिन लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल लायबल। ये था हमारा लिलॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। दूसरा केस क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। तो इसमें जो फ्रॉड था वो आउटसाइड स्कोप था। कैसे था कि एक फैमिली रिलेशनशिप होता है किसी के दो पार्टीज के बीच में, और जो नेक्स्ट पार्टी होती है वो उसको सर्टेन अमाउंट देती है कि आप अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करो। ठीक है। अब जब वो अपने उसके बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करने जाता है, लेकिन वो उसमें डिपॉजिट ही नहीं करता। तो इस केस में क्या होता है, वो बोल कोर्ट में जब उसको सू करते, कोर्ट बोलता है नहीं ये आउटसाइड द स्कोप है। क्यों, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में आपने उसको नहीं दिया, ऑथोराइज एक्ट भी नहीं था, और तीसरी क्या थी, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट भी नहीं। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल लेवल नहीं होगा। तो प्रिंसिपल और एजेंट में कैसी लायबिलिटी होगी, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी। एक्ट कैसा होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में होना चाहिए, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। ये थी सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। देन एंड देन ओनली आप कौन सा यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन यूज कर सकते हैं, और वहां पे प्रिंसिपल को वाइकेरियस लायबल कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल एंड एजेंट का। उसके बाद आता है हमारे पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को ये मानते हैं कि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ईच। मतलब हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का क्या होगा, एजेंट होगा। और लायबिलिटी कैसे आएगी, ज्वाइंट एंड सेवरल। क्यों, क्योंकि एक पार्टनरशिप जब बनती है ना, तो उस पार्टनरशिप का मोटिव क्या होता है, बेनिफिट। बेनिफिट किसका, कंपनी। बेनिफिट किसका, अगर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो एलएलपी का। तो वो जो बेनिफिट है वो सबको इक्वल मिलेगा। तो अगर कोई पार्टनर ऐसा काम करता है, ऑथोर ऐसा एक्ट करता है जिससे कि उसको साथ साथ सबको प्रॉफिट मिलेगा, और उस एक्ट को करते टाइम अगर वो कोई टॉर्ट कमिट कर देता है, तो वो सारे लायबल। इसी को बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। इसका केस था हैमलिन वर्सेस हॉस्टन एंड कम। तो इसमें होता क्या है कि एक सर्टेन पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म का। वो पार्टनर किसी एक्स कंपनी के सीक्रेट्स जानने के लिए उसके एम्प्लॉय को ब्राइब कर दे। तो इस केस में वो पार्टनर अकेला लायबल नहीं होगा, उसके साथ बाकी जितने पार्टनर्स हैं वो लायबल होंगे। क्यों, क्योंकि इस एक्ट से अगर ये एक्ट हो जाता, सीक्रेट्स मिल जाते, तो बेनिफिट किसको होता, सारे पार्टनर्स को। तो अगर सारे पार्टनर्स पार्टनर्स बेनिफिट इक्वली शेयर करेंगे, तो इसी के साथ साथ उनको लायबिलिटी अगर टॉर्ट्स कमिट होता है तो वो भी इक्वली शेयर करना पड़ेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट पार्टनर्स का। और उसके बाद आती है इसका स्टैट्यूटरी बेसिस क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके थ्रू ये पूरा गवर्न। तो ये था हमारा पार्टनर्स के कंटेक्स्ट में, हमने प्रिंसिपल और एजेंट का कंटेक्स्ट भी देखा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ केस लॉस भी हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। थैंक यू।